हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये आपका कंपनी लॉ की यूनिट नंबर 2 के अंदर एक टॉपिक है, जिसके अंदर ये बताया जाता है कि किसी भी कंपनी के पास में किस टाइप की पावर्स होती है और वो किस किस कामों को वहाँ पे कर सकता है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम कभी भी कोई कंपनी को बनाते हैं तो उसके लिए हमें दो डॉक्यूमेंट की यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। तो फर्स्ट आता है हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और दूसरा आता है हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ड्यूरिंग इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी टू प्राइमरी डॉक्यूमेंट आर रिक्वायर्ड अलॉन्ग विद अदर डॉक्यूमेंट। अगर जब भी हम कंपनी की रजिस्ट्रेशन करवाते हैं या जब भी हमारी कंपनी बन रही होती है तो हमें यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जिसके अंदर आता है हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और दूसरा आता है हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इसके साथ में हमें अदर डॉक्यूमेंट्स की भी ज़रूरत पड़ती है, तो वो सब हमें रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से वहाँ से पता चलता है। इसके बाद में आज की वीडियो में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ में शेयर करूँगी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में। Memorandum of Association, a written document that defines for what company incorporated, it lays down the activity the company shall engage in or incorporation. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर ये बताया जाता है कि किसी भी कंपनी के पास में कितनी पावर्स अवेलेबल है और वो किस टाइप के काम को वहाँ पे कर सकता है। इट लेज डाउन द बाउंड्रीज बियॉन्ड विच द एक्शन ऑफ द कंपनी कैन नॉट गो। इसके अंदर हमें ये भी बाउंड्री भी बताई जाती है, मतलब इसके अंदर हमारी लिमिट्स बताई जाती है कि आप सिर्फ इतने हद तक ही एक काम को कर सकते हैं। इसके अंदर किसी भी पर्सन को यहाँ पे उसको एक बाउंड्रीज के बारे में यहाँ पे सेट कर दिया जाता है। आउटलाइन द पर्पस फॉर विच द कंपनी इज फॉर्म्ड। इसके अंदर ये बताया जाता है कि कंपनी क्यों बनी है, मतलब कंपनी का उद्देश्य क्या है, कंपनी का एम क्या है। इट कंटेन पावर्स एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी। इसके अंदर यहाँ पे जितनी भी कंपनीज के पास में पावर्स और ऑब्जेक्ट अवेलेबल होते हैं वो सब यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर देखने को मिलता है। तो अभी तक हमने ये देखा कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर ये रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर ये बताया जाता है कि कंपनीज के पास में कितनी पावर और ऑब्जेक्ट अवेलेबल है। साथ में ये कंपनी को ये बताता है कि कंपनी के पास में कितनी पावर है, जिसके अंदर वो ये देखते हैं कि उन कंपनी किस लिमिट तक अपनी पावर्स को वहाँ पर एक्सपेंड कर सकता है, मतलब कि इस लिमिट के बाहर वो काम नहीं कर सकता। थर्ड आता है इसके अंदर कि इसके अंदर ये बताया जाता है कि आपकी जो कंपनी है वो क्यों बनाई गई है, आपका मेन एम क्या है कंपनी को बनाने का। इसके बाद में आता है आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 56 ऑफ कंपनीज एक्ट। अब ये जो आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है ना, एमओए, ये आपका सेक्शन 2 सबसेक्शन 56 के अंदर आता है, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। अब इसके अंदर क्या डेफिनेशन लिखी गई है। Memorandum means an memorandum of association of a company as originally framed or as altered from time to time in pursuance of any previous company law or of this act। अब ये जो होता है ना हमारा मेमोरेंडम या फिर जो हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है कंपनीज का, इसके अंदर ये बताया जाता है कि जो आपकी कंपनी है उसको उसके अंदर हम टाइम टू टाइम किस टाइप के चेंजेस वहाँ पे कर सकते हैं। तो इसके अंदर जितने भी उसके अंदर टाइम टू टाइम अगर कोई भी चेंजेस आते हैं तो ये यहाँ पर हम इसके अंदर हम यहाँ पर देखते हैं। इसके बाद में आता है आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की यहाँ पर जो डेफिनेशन है, ये अकॉर्डिंग टू लॉर्ड मैकमिलियन इन्होंने क्या कहा था। द पर्पस ऑफ मेमोरेंडम इज ऑफ अनेबल द शेयर होल्डर क्रेडिटर एंड दोज हु डील विद द कंपनी टू नो व्हाट इज इट्स परमिटेड रेंज ऑफ एंटरप्राइज। तो इसके अंदर जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है ना, इसका मेन पर्पस यही है कि जिससे हम शेयर होल्डर क्रेडिटर्स या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जो भी कंपनी के साथ में डील कर रहा है उसको हम ये बता सके कि वो कितनी रेंज तक वहाँ पर आगे बियॉन्ड उसके काम कर सकता है। तो इसके अंदर एक रेंज जो है वो सेट की गई है जिसके अंदर उसके बारे में बताया जाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द चार्टर ऑफ अ कंपनी। अब यहाँ पर क्वेश्चन इसके अंदर आता है कि चार्टर ऑफ अ कंपनी ये किसे कहा जाता है। तो इसके अंदर आता है आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसे हम सुप्रीम ऑफ द कंपनी भी बोलते हैं। तो ये आता है आपका चार्टर, ये बहुत ही मेन डॉक्यूमेंट होता है। इट इज़ अ पब्लिक डॉक्यूमेंट विच इज़ ओपन फॉर अ पब्लिक इंस्पेक्शन। ये हमारा एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है। अगर आप लोगों को भी इंक्वायरी करनी है
किसी भी कंपनी के एमओए के बारे में, तो आप भी इसको ओपन करवा सकते हैं। बस वहाँ पे आरओसी के पास आपको जाना पड़ेगा, रजिस्ट्रार के पास में जाना पड़ेगा, कुछ फ़ी होती है उसको पे करना पड़ेगा, और उसके बाद में आप किसी भी कंपनी का यहाँ पे एमओए को वहाँ पर देख सकते हैं। टू बी सबमिटेड टू द आरओसी एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। जब भी हम एमओए बनाते हैं तो इसके अंदर ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं हमें किसको सबमिट करने पड़ते हैं, आरओसी को यहाँ पे सबमिट करने पड़ते हैं जब भी हमारी जो कंपनी है वो फॉर्म हो रही होती है। इसके बाद में आता है आपका क्लॉजेज ऑफ मेमोरेंडम। अब ये जो आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है ना, इसके अंदर मेन 6 क्लॉजेस के बारे में बताया गया है। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं कोई हेडलाइंस होती है, तो इसके अंदर यहाँ पर ये 6 हेडलाइंस है, इसके अंदर अभी हम डिटेल में आगे देखेंगे। एज पर सेक्शन 4 ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एवरी कंपनी मस्ट कंटेन 6 क्लॉजेज। अब यहाँ पर जब भी हमारे मेमोरेंडम की बात होती है ना किसी भी कंपनी के, तो ये 6 क्लॉजेज को यहाँ पर वो फॉलो करती है, जिसके अंदर सबसे पहला आता है आपका नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, एसोसिएशन क्लॉज। अब यहाँ पर ये 6 होते हैं, बट अगर हम ओपीसी कंपनी की बात करें, 1 पर्सन कंपनी की बात करें, तो उस कंडीशन में हमारे यहाँ पर 7 क्लॉजेस देखने को मिलते हैं, तो वो सिर्फ ओपीसी की कंडीशन के अंदर ही होता है। तो अभी यहाँ पर हम सबसे पहले पढ़ते हैं नेम क्लॉज। The memorandum of every company must take the name of the company with the word limited as last word of the name in case of public limited company, and with the private limited as the last word of the name in the case of private limited company. अब देखो नेम क्लॉज के अंदर क्या बताया जाता है कि जो हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है ना, तो उसके अंदर नेम क्लॉज के अंदर आता है कि आपकी जो कंपनी है ना उसका एक नाम होना चाहिए जिससे उसकी आइडेंटिटी के बारे में पता लगाया जा सके। अगर आप पब्लिक की बात कर रहे हो तो वहाँ पे पब्लिक लिमिटेड कंपनी आएगा। अगर आप प्राइवेट कंपनी बना रहे हो तो उसके अंदर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वहाँ पे मेंशन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसके अंदर कुछ ऐसी बातें भी बताई जाती है कि आप किन किन नेम्स का यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि आप किसी भी कंपनी के साथ में ऐसे नहीं लिख सकते प्रेसिडेंट, या फिर आप वहाँ पे एनओसी नहीं लिख सकते। तो ये सब कुछ टर्म्स वहाँ पे गिवन है जिसका आप वहाँ पर अपनी नेम क्लॉज के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। तो नेम क्लॉज के अंदर आता है कि जब भी आपकी पब्लिक कंपनी है तो उसका मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, और अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है तो वहाँ पर उसका मेंशन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। अब इसके बाद में आपका सेकंड पॉइंट आता है रजिस्टर्ड ऑफिस और डोमिसाइल क्लॉज। Every company must have a registered office which establish its domicile, should have address at which the company's statutory books must be normally kept, and to which notice and other communication can be sent. Every company must have its registered office within 30 days of its incorporation or commencement of business, whichever is earlier and at the time of thereafter. अब रजिस्टर्ड ऑफिस का मतलब होता है कि जो भी आपकी कंपनी है ना उसका एड्रेस क्या है। अब सबसे पहले नेम क्लॉज के अंदर हमने देखा कि कंपनी की पहचान क्या है, कंपनी का नाम क्या है। दूसरे के अंदर आता है रजिस्टर्ड ऑफिस, जिसके अंदर ये देखा जाता है कि आपका जो बिजनेस है ना वो कहाँ पे सिचुएटेड है, लोकेशन ऑफ द कंपनी, जिसके अंदर ये बताया जाता है कि आपका जो कंपनी का एड्रेस है वो क्या है, जिससे हम ये देख सकें कि जो भी हमारे फ्यूचर के डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको वहाँ पे सेंड करना होता है तो वो किस एड्रेस पे वहाँ पे सेंड किया जाएगा। अब यहाँ पर एक मेन इंपॉर्टेंट बात लिखी गई है जिसके अंदर ये बताया गया है एवरी कंपनी मस्ट हैव इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन 30 days ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अब इसके अंदर ये देखा जाता है जब भी कोई कंपनी बनाई जाती है ना तो रजिस्टर्ड ऑफिस के पास में 30 दिनों के अंदर या तो इनकॉर्पोरेशन या फिर कमेंसमेंट। इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है जब उसने बिजनेस वहाँ पर रजिस्टर करवाया, और कमेंसमेंट होता है जब उसका बिजनेस वहाँ पे स्टार्ट हुआ। तो इन दोनों डेट में से जो वो डेट देखी जाएगी जो भी पहले हुई है, तो उस टाइम पे जो भी उसने एड्रेस वहाँ पे लिखवाया होगा उसको वहाँ पे सबमिट कर लिया जाएगा। तो यह आता है आपका सेकंड पॉइंट रजिस्टर्ड ऑफिस। इसके बाद में आपका थर्ड पॉइंट बनता है ऑब्जेक्ट क्लॉज, और ये वाला क्लॉज जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसके अंदर आपका ये बताया जाता है कि आपके जो बिज़नेस है उसके अंदर किन बातों का यहाँ पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। द मेमोरेंडम मस्ट स्टेट द ऑब्जेक्ट फॉर विच द प्रपोज्ड कंपनी इज टू बी स्टैब्लिश। द ऑब्जेक्ट शुड नॉट अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे ये बताया जाता है कि जो आपका बिजनेस है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। मतलब जितनी भी बातें आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके बिल्कुल अगेंस्ट जाके वो कुछ काम कर रहा है आपके बिजनेस के अंदर, ऐसा नहीं होना चाहिए।
शुड नॉट एनकरेज अनटचेबिलिटी। अब अनटचेबिलिटी के अंदर आता है जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन को यहाँ पे प्रमोट नहीं करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी कंपनी के अंदर यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है बैकवर्ड क्लासेस के साथ में, तो यहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेशन है वो नहीं होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट आता है द ऑब्जेक्ट शुड नॉट इंक्लूड एनीथिंग विच इज़ इलीगल और अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। इसके अंदर ये देखा जाता है कि ऑब्जेक्ट के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जो पब्लिक पॉलिसी या फिर आपके पब्लिक के इंटरेस्ट के यहाँ पे अगेंस्ट में हो। एग्जाम्पल फॉर्मिंग अ कंपनी फॉर डीलिंग द लॉटरी और ट्रेडिंग विद द एलियन एनिमीज। तो इसके अंदर ये देखा जाता है अगर जब भी हम कंपनी बनाते हैं तो वो लॉटरी के साथ में या फिर एलियन एनिमीज के साथ में इनके साथ में डील ना करें। द ऑब्जेक्ट मस्ट नॉट अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट। अब जो भी आपका ऑब्जेक्ट है ना, ये प्रोविज़न जो है ना हमारा कंपनीज एक्ट के, उसके अगेंस्ट में जाके काम नहीं करना चाहिए। तो ये था आपका थर्ड पॉइंट। यहाँ पे आपका फोर्थ पॉइंट आता है लाइबिलिटी क्लॉज। मेमोरेंडम डिफाइन द लिमिटेशन ऑन द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर। द लाइबिलिटी में बी लिमिटेड लाइबिलिटी इन ईदर ऑफ द टू वेज, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। मेमोरेंडम के अंदर आता है आपका लिमिटेशन ऑफ द लाइबिलिटी। अब इसके अंदर ये बताया जाता है कि आपकी लाइबिलिटी कितनी है। तो यहाँ पे देखा जाता है कि जो आपकी लाइबिलिटी है ना वो दो वेज से देखी जाती है कि कंपनीज़ के अंदर लिमिटेड बाय शेयर्स है, जो आपकी लाइबिलिटी है वो शेयर्स के द्वारा लिमिट की गई है या फिर गारंटी के द्वारा। तो यहाँ पे दो देखी जाती है, जिसके अंदर जो हमारी कंपनीज़ होती है उसके अंदर देखा जाता है कि जो कंपनीज़ की लाइबिलिटी होती है ना, कंपनी की लाइबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है और मेंबर्स की लाइबिलिटी जो होती है वो वहाँ पर लिमिटेड देखी जाती है। तो ये था आपका लाइबिलिटी क्लॉज। इसके बाद में आपका फिफ्थ क्लॉज आता है जिसके अंदर आता है आपका कैपिटल क्लॉज। इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ कैपिटल विद विच द कंपनी इज रजिस्टर्ड। इसके अंदर ये देखा जाता है कि जो आपकी कंपनी है ना वो कितने कैपिटल के साथ में वहाँ पे उसने स्टार्ट किया है। नोन एज रजिस्टर्ड और ऑथराइज और नॉमिनल कैपिटल। अब इसके अंदर यहाँ पर हम रजिस्टर्ड कैपिटल को भी देखते हैं, ऑथराइज्ड कैपिटल को भी देखते हैं, नॉमिनल कैपिटल को भी देखते हैं। सेट द लिमिट बियॉन्ड विच द इशूड कैपिटल शुड नॉट एक्सीड। इसके अंदर लिमिट बताई जाती है जिसके अंदर हम ये देखते हैं जो हमारा इशूड कैपिटल है ना उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो फिफ्थ आपके कैपिटल क्लॉज आता है जिसके अंदर यहाँ पर बात की जाती है कैपिटल की, कि कितना कैपिटल कोई भी कंपनी लेकर आई है जब उसने बिजनेस को वहाँ पे स्टार्ट किया था। इसके यहाँ में आपका सिक्स्थ पॉइंट आता है तो जिसके अंदर ये देखा जाता है एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन क्लॉज। द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मस्ट बी साइंड बाय। अब जो आपका एमओ है ना वो हमें साइन करवाना है एटलीस्ट 7% इन केस ऑफ पब्लिक, इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी लिमिट इज़ 2। अब इसके अंदर देखा जाता है जो आपका एमओ है ना, अगर पब्लिक कंपनी की बात कर रहे हैं तो 7% उसको साइन करेंगे और अगर प्राइवेट कंपनी की बात कर रहे हैं तो उसको कितने लोग साइन करेंगे, 2। Who are desire of forming themselves into a company, such person are called as subscriber। अब जो भी पर्सन यहाँ पे डिज़ायर है ना जिनको फॉर्म करना है कंपनी को, तो उन टाइप के पर्सनस को यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, सब्सक्राइबर। द एमओए मस्ट बी साइंड इन द प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट वन विटनेस। जब भी हम एमओए का साइन करेंगे ना तो इस टाइम पे हमारा एक विटनेस जो है, आई विटनेस, वहाँ पर अवेलेबल होना ही चाहिए। ईच सब्सक्राइबर मस्ट टेक एटलीस्ट 1 शेयर। और जितने भी यहाँ पे सब्सक्राइबर होंगे ना तो सभी सब्सक्राइबर को एक शेयर तो यहाँ पे दिया ही जाएगा। ईच सब्सक्राइबर मस्ट राइट द नेम ऑफ शेयर टेकन बाय हिम अपोजिट हिज नेम। अब जितने भी सब्सक्राइबर्स को वहाँ पे शेयर दिया जाएगा ना तो शेयर्स के आगे वो अपने नेम को वहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो ये था आपका एसोसिएशन क्लॉज के अंदर। इसके बाद में आपका सेवन्थ आता है नॉमिनेशन और सक्सेशन क्लॉज। ये क्लॉज सिर्फ देखा जाता है 1% कंपनी के केस के अंदर। इन ओपीसी द नॉमिनी शुड बी रजिस्टर्ड इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ द सब्सक्राइबर। अब इसके अंदर ये देखा जाता है कि ओपीसी जो होता है ना उसको नॉमिनी बनाया जाता है, सिर्फ उसी केस के अंदर बनाया जाता है जब जब उस पर्सन की डेथ हो जाती है। मतलब जो ओनर है ना कंपनी का, उसकी अगर डेथ हो जाती है तो जो नॉमिनी होता है ना उसको वहाँ पे बनाया जाता है। प्रायर रिटर्न कंसेंट ऑफ नॉमिनी इज़ रिक्वायर्ड टू बी ऑब्टेन। अब यहाँ पर है ना लिखित में होना चाहिए, मतलब रिटर्न में कॉन्सेंट होना चाहिए कि हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है अगर उसको वहाँ पे नॉमिनी बनाया जा रहा है तो ये आता है आपका सेवन्थ पॉइंट जो कि आपको ओपीसी के अंदर देखने को मिलता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो में हमने यहाँ पे बात की है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में। साथ में हमने देखा है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का कौन सा सेक्शन है और उसकी डेफिनेशन क्या दी गई है।
यहाँ पर हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के टोटल 6 क्लॉजेस के बारे में बात की है, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पेपर के लिए। और साथ में हमने एक और क्लॉज देखा है जो कि आपका इम्पॉर्टेंट है ओपीसी की कंपनीज़ के लिए। वो क्लॉज सिर्फ आपका ओपीसी की कंपनीज़ के लिए ही वहाँ पे मेंशन किया जाता है, जिसका नाम होता है आपका नॉमिनेशन क्लॉज। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब करें और आप मेरी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। Thank you so much for watching.